चलो कल का एक बार रिवाइज कर ले, क्या पढ़ा था कल? ओके, सबसे पहले कंजम्पशन का मतलब यूज करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब रिवॉर्ड पॉइंट्स कब मिलते हैं, किसको मिलते हैं? परचेज के टाइम पे मिलते हैं। और किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, कंज्यूमर नहीं होना चाहिए, बिजनेस वाला बंदा होना चाहिए। मतलब B2B ट्रांजैक्शन में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, B2C में मिलेंगे? कस्टमर को नहीं मिलेंगे। इनपुट का मतलब, तो तीन टाइप के परचेस हो सकते हैं, एक होता है इन्वेंट्री, एक होता है कैपिटल गुड्स, और एक होता है सर्विस। तीनों का आईटीसी मिलेगा? तीनों का आईटीसी मिलेगा। इन्वेंट्री का 1-to-1 कनेक्शन होता है, कैपिटल गुड्स और सर्विस का 1-to-1 कनेक्शन नहीं होता है सेल्स के साथ, तो भी उसका आईटीसी मिल जाता है। ओके, इसके बाद आउटपुट टैक्स का मतलब सेल्स के ऊपर जो टैक्स मैं कस्टमर से कलेक्ट करता हूं, दैट इज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कौन डिजर्व करता है? वेंडर की गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। तो आउटपुट टैक्स किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को। हेंस आउटपुट टैक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी को पे करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यूजिंग द रिवॉर्ड पॉइंट्स, और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद पे करना पड़ेगा कैश या फिर बैंक। ओके, इसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जिस स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है उस स्टेट का जीएसटी। और इंटर स्टेट में आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसके जेब में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और मंथ के एंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उसका 50% खुद के पास, 50% सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बट जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर। ओके, कौन से यूनियन टेरिटरीज का खुद का जीएसटी एक्ट होता है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी। मतलब ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेशन है। और बाकी सारे स्टेट्स के ऊपर कौन सा, बाकी सारे यूटीज के ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है? सीजीएसटी। क्लियर है? ओके, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है? जब भी कोई प्राइस इंक्रीज होगा तो मतलब उसको मैं बोलूंगा वैल्यू इज एडेड, और जो वैल्यू ऐड हो रहा है उतना टैक्स किसको मिलेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी इंडिया में कौन से डेट को लॉन्च हुआ? 1 जुलाई। और जम्मू एंड कश्मीर में एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद। ठीक है, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए थे जीएसटी के अंदर? सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, कोई भी चार याद रखना अपने को। सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और उसके साथ साथ सर्विस टैक्स। और स्टेट लेवल पे एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सब अभी किस में आ गया है? जीएसटी के अंदर। अच्छा, कुछ कुछ टैक्स ऐसे थे जो अभी भी सब्ज्यूम नहीं हुए थे। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आज पे भी क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर। इंटर स्टेट रहा तो सेंट्रल एक्साइज, इंट्रा स्टेट रहा तो वैट या फिर सीएसटी। टोबैको पे क्या लगता है? जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज इंपॉर्टेंट है। और नहीं, हाँ वो भी लगेगा, 2 मिनट रुक जाओ उसके लिए। लेकिन ओपीएम पे क्या लगता है, मतलब नारकोटिक ड्रग्स पे क्या लगता है? जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है? हाँ, मतलब जीएसटी के पहले कोई स्टेट गवर्नमेंट मान लो 100 करोड़ रुपए कमा रही थी, और जीएसटी में आने की वजह से वो 50 करोड़ ही कमा पा रही है। तो जो जीएसटी में आने की वजह से लॉस हो रहा है उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट चार्जेस जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। कौन से आइटम्स पे लगता है ये? सबसे इंपॉर्टेंट कार्स पे लगता है। कार्स पे लगेगा, टोबैको पे लगेगा, लग्जरी वॉचेस पे लगेगा, और लग्जरी आइटम्स पे लगेगा। इसका पूरा लिस्ट जीएसटी वेबसाइट पे मिल जाएगा तुमको। अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं, खाली याद रखना कार्स पे तो लगता ही लगता। क्लियर है? ओके,
आ जाए अभी थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ ले कि मैंने तुमको डे 1 पे बोला था कि जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए वो एक बार चेक कर ले। पेज नंबर 10। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे स्टार्टिंग में होता है प्रीएम्बल। क्या होता है प्रीएम्बल? पढ़ा है किसने? सिविक्स पे पढ़ा होगा स्कूल में। बेसिकली एक समरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, और ये सब कुछ 25 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, ये बेसिक जनरल नॉलेज की बात है, ये तुमको आनी चाहिए। ओके, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 265। क्या बोलता है ये आर्टिकल? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और ठीक है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कोई भी तरह का टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक गवर्निंग लॉ होना चाहिए। अगर जीएसटी कलेक्ट करना है तो जीएसटी एक्ट गवर्न करता है उसको। अगर मेरे को इनकम टैक्स कलेक्ट करना है तो कौन सा एक्ट गवर्न करता है? इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1960। समझ रहे हो ये चीज़? कोई भी गवर्नमेंट को अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो उनको उसके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा, और ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 265। दैट्स इट। फिर आता है आर्टिकल 245। 245 बोलता है पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा वो पूरे इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर जितने भी स्टेट, सिटीज, टाउन्स आते हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई स्टेट लॉ बनाता है तो वो खाली उस स्टेट के बाउंड्रीज के अंदर ही एप्लीकेबल होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाता है तो दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली ओवर द एरिया ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाता है तो दैट विल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 245। समझा? महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता है कि हमको जो सेल्स गुजरात में हो रहा है उसका भी टैक्स हमको चाहिए। ऐसा बोल सकता है क्या गवर्नमेंट? नहीं। अपने खुद के लैंड पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तुम लोग खाली उसके ऊपर का टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा और टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता है कि श्रीलंका में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका टैक्स मुझे चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली इनसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया, उसके बाहर का अपन लॉ नहीं बना सकते। क्लियर है? ओके, समझे दो आर्टिकल्स 265 एंड 245। 265 बोलता है कि टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए एक कोई एक्ट होना चाहिए, और 245 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो इट विल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर ऑफ इंडिया, वेर एज इफ अ स्टेट मेक्स एनी लॉ इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द बाउंड्रीज ऑफ दैट स्टेट। सिंपल? ओके। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट 246। इट इज़ अंडर द 7th शेड्यूल, और इसमें 3 लिस्ट। पहला है यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट, और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर्स लिखे गए हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। फिर स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर्स लिखे गए हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर्स है जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों मिलके लॉज बनाएगा। क्लियर है? एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसे आइटम्स, ऐसे मैटर्स जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगा। स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगा। अगर एग्जाम्पल दूं तो यूनियन लिस्ट में डिफेंस की बात की गई है, और स्टेट लिस्ट में एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों की बात की गई है। मतलब अगर एजुकेशन की बात करूं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ एजुकेटिंग देयर पॉपुलेशन, whereas the Indian government is responsible for the defense of the country। समझा? ओके। अभी इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स थे जो मैंने उस टाइम पे बताए थे। वापस अगर बोलूँ तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बना रही थी
फॉर कलेक्टिंग टैक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना रही थी फॉर कलेक्टिंग टैक्स. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया सेंट्रल एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया स्टेट एक्साइज या फिर वैट. सेंट्रल एक्साइज में मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर हो रहे थे और स्टेट एक्साइज और वैट में रिटेलर्स रजिस्टर हो रहे थे. ये दोनों एक्ट्स के बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं था. कनेक्शन नहीं था, इसकी वजह से इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे और इसका पूरा बर्डन किसको बेयर करना पड़ रहा था? कंज्यूमर्स को. कंज्यूमर्स का कॉस्ट बढ़ जा रहा था. तो यही प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया. तो अपन पहले पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थे. द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू क्रिएट अ न्यू जीएसटी लॉ, हेंस देयर अरोज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी थी ही नहीं, इसलिए इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा. द कॉन्स्टिट्यूशन had delineated separate powers for the center and states to impose various tax. मतलब सेंटर को भी पावर दे दिया था, स्टेट को भी पावर दे दिया था कि तुम दोनों अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट करो. समझ रहे हो? तो इसके लिए पावर को किसी एक ही अथॉरिटी के पास होना चाहिए ना. जो इतना इंपॉर्टेंट टैक्स है जिसमें अपन महीने के 15-15 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए अपन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो किसी एक ही गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए. तो पहले प्रॉब्लम वही था कि आधा पावर था सेंटर के पास, आधा पावर था स्टेट के पास. सेकंड, सेंट्रल लेवीड एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड. मतलब मैन्युफैक्चरर के ऊपर कौन सा ड्यूटी लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. द स्टेट्स लेवीड वैल्यू एडेड टैक्स. स्टेट ने क्या लेवी कर दिया? वैल्यू एडेड टैक्स. मैन्युफैक्चरर लगा रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, डीलर लगा रहा है वैल्यू एडेड टैक्स. दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों के रिवॉर्ड पॉइंट्स एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पा रहे. इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स, अगर इंटर स्टेट सेल्स होता है तो जीएसटी के अंडर कौन सा कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी लगता है. आईजीएसटी किसके जेब में जाता है? सेंटर के. और मंथ के एंड में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है. 50% सेंटर के पास रहता है और बचा हुआ 50% सारे स्टेट्स में बढ़ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर. लेकिन पहले ये प्रोविजन था ही नहीं. इंटर स्टेट सेल्स में पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाता था, लेकिन वो वापस उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था. पूरा का पूरा पैसा किधर जा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट के जेब में. इट वॉज नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट द मंथ एंड. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. In case of interstate sales, center had the power to levy a tax known as central sales tax, but tax was collected and retained entirely by the states. Sorry, मैं उल्टा बोल दिया. पैसा किधर जा रहा था? स्टेट्स के पास. मतलब महाराष्ट्र से गुड्स अगर मध्य प्रदेश जा रहा है ना, कंज्यूम किधर हो रहा है? मध्य प्रदेश. लेकिन पैसा कौन रख रहा था? महाराष्ट्र. ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी. सेंटर नहीं रख रहा था, वो स्टेट रख रहा था जहाँ से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था. गुड का मूवमेंट स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र से, तो पैसा कौन रखेगा? महाराष्ट्र. लेकिन एक्चुअल में कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश. तो टैक्स किसको मिलना चाहिए था? मध्य प्रदेश को. लेकिन पूरा पैसा महाराष्ट्र हड़प ले रहा था. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. इंटर स्टेट सेल्स में क्या करना था किसको मालूम ही नहीं था. इंटर स्टेट सेल्स में आइडियल प्रोविजन यही है कि आधा पैसा जाने दो सेंटर के पास और आधा पैसा सब में बांट दो. लेकिन पहले के ज़माने में पूरा का पूरा पैसा एक ही गवर्नमेंट रख रहा था. अभी मान लो कोई छोटा मोटा स्टेट है जैसे कि बिहार, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, बिहार ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं बेच पाता है, वो क्या करता है? कंज्यूमिंग गुड्स ज़्यादा करता है. मतलब देखो, 2-3 स्टेट्स के नाम लिखता हूँ. एक है महाराष्ट्र, एक है गुजरात, एक है बिहार और एक है मान लो आसाम. मेरे को बताओ कौन से स्टेट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता होगा? महाराष्ट्र एंड गुजरात. इनको मैं बोलता हूँ प्रोड्यूसर स्टेट्स, और इन दोनों को कंज्यूमर बोल दो क्या? कंज्यूमर स्टेट्स. ओके. महाराष्ट्र गुड्स प्रोड्यूस करेगा और बेच देगा बिहार में,
गुजरात गुड्स प्रोड्यूस करेगा और भेज देगा आसाम। पुराने ज़माने में कौन सा गवर्नमेंट सब पूरा का पूरा टैक्स रखेगा? महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसकी वजह से क्या हो रहा था? इन स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिल रहा था, जबकि ये लोग कंज्यूमर्स थे। मैंने क्या बोला था? जीएसटी वो भरेगा जो कंज्यूम करेगा। कंजम्पशन कौन से स्टेट में हो रहा है? बिहार में। तो एक्चुअल में पैसा किसको मिलना चाहिए? बिहार को या फिर आसाम को। लेकिन पूरा का पूरा पैसा कौन रख रहा है? महाराष्ट्र और गुजरात। जो ये बैकवर्ड स्टेट्स थे ना, उनका ग्रोथ रुक गया था इस चीज़ की वजह से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था नया एक लॉ लाना जिसमें सारे स्टेट्स को इक्वली पैसा मिलना चाहिए। अभी करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा पैसा कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पहले 50% खुद के पास रखेगा और बाकी 50% सारे स्टेट्स में बांट देगा, है ना? तो इसकी वजह से सारे स्टेट्स खुश हो जाएंगे। पुराने ज़माने में बैकवर्ड स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिल रहा था, मतलब नॉन प्रोड्यूसर स्टेट्स को पैसा मिलने के चांसेस बहुत कम हो रहे थे, और जो स्टेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा था। तो स्टेट्स के बीच में एक इम्बैलेंस हो गया था। वो इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए नया एक्ट लाना पड़ा अंडर द नेम ऑफ IGST। इंटर स्टेट सेल्स के लिए एक स्पेसिफिक नया एक्ट बनाया गया, IGST एक्ट ऑफ 2017। समझा ये चीज़? ओके। तो इंट्रा स्टेट सेल्स में कौन से टैक्स लगता है? CGST और SGST। लेकिन इंटर स्टेट में IGST लगेगा। तो IGST सबसे पहले कौन कलेक्ट करेगा? सेंटर गवर्नमेंट। और वो मंथ एंड पे क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। 50% खुद के पास, 50% सारे स्टेट्स में बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर। समझा ये चीज? ओके। तो 3 प्रॉब्लम्स अपन ने डिस्कस किए। पहला प्रॉब्लम था कि सेंटर अपने लॉज बना रहा था, स्टेट अपने लॉज बना रहा था। सेकेंड प्रॉब्लम, सेंटर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा रहा था और स्टेट डीलर्स के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगा रहा था। दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था, उसकी वजह से दोनों के बीच में रिवॉर्ड पॉइंट्स ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे और पूरा का पूरा कॉस्ट कंज्यूमर्स बेयर कर रहे थे। थर्ड प्रॉब्लम जो अपन ने डिस्कस किया, इंटर स्टेट सेल्स के केस में पूरा का पूरा पैसा कौन रख रहा था? जहां से मूवमेंट चालू हुआ, जो स्टेट ने प्रोड्यूस किया, दैट स्टेट वाज कीपिंग द एंटायर रेवेन्यू ऑफ इंटर स्टेट सेल्स। समझा ये चीज? ओके। वापस हाँ, मैन्युफैक्चरर के ऊपर लग रहा था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और डीलर के ऊपर लग रहा था वैट। जीएसटी के आने के बाद मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी जीएसटी लग रहा है और डीलर के ऊपर भी जीएसटी लग रहा है। कॉस्ट तो कम होगा ना? देख कॉस्ट कैसे कम होगा? ये देख, सारे गुड्स, जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं सब, फोन, ये मान ले प्रोजेक्टर का स्क्रीन, ये प्रोजेक्टर, कैमरा, कंप्यूटर, बेंचेस, सबके ऊपर, क्योंकि सारे गुड्स मैन्युफैक्चर तो करने पड़ते हैं ना। अभी 10,000 में ही मिल रहा है, लेकिन अभी आइडियली प्राइस बढ़ना चाहिए था, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से प्राइस तो बढ़ना चाहिए ना। जो चीज़ तेको पहले 10,000 में मिल रही थी, अभी आइडियली 11,000 में मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ अभी भी 10,000 में तेको मिल रही। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कॉस्ट कम हो गया। देख, मान ले तू मैन्युफैक्चरर है, तूने कुछ गुड्स का सेलिंग प्राइस रखा 10,000 का। एज अ मैन्युफैक्चरर कौन सा टैक्स लगेगा? सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज यहाँ पे बोलता हूँ मैं, सेंट्रल एक्साइज। मान ले 10% है, तो कितने का लगेगा? 1,000। तो टोटल तूने मेरे को सेल किया, तो मेरे को कितना पेमेंट करना पड़ा देखो? 11,000। ठीक है, अभी मेरे लिए कॉस्ट कितना होगा? पूरा 11,000 कॉस्ट बन जाएगा। मेरे को ये 1,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं वैट में रजिस्टर्ड हूँ। मैं कौन हूँ? डीलर, एंड डीलर इज रजिस्टर्ड अंडर वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसकी वजह से आई एम रजिस्टर्ड अंडर वैट, और मुझे
एक्साइज के रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो मेरे लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेस टू बैंक 11,000 11,000। लेकिन अगर ये जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में भी सेलिंग प्राइस हो गया मान ले 10,000, जीएसटी टैक्स हो गया 1,000 और टोटल 11,000। जीएसटी के अंडर मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेस कितना? परचेस खाली 10,000 का ही दिखेगा, बाकी क्या रहेगा? जीएसटी आईटीसी 1,000 टू बैंक कितना? 11,000। फर्क समझ रहा है क्या? पहले तेरा परचेस कितने का दिख रहा था? 11,000। अभी परचेस कितने का दिख रहा है? 10,000 का। मान ले मेरी बात करता हूँ, ठीक है, मेरे लिए परचेस दिख रहा है 11,000 का। अभी इसके ऊपर मैं 20% का प्रॉफिट ऐड करूंगा ना। मान ले मेरे को 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 11,000 पे जब मैं 20% प्रॉफिट ऐड करता हूँ तो गुड्स का प्राइस कितना हो जाता है? 1,32,000 टोटल 33, सॉरी कितना होगा? ऐड करना उसमें, अच्छा सॉरी 13,200 हो जाएगा, 13,200। और जीएसटी के ज़माने में भी 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये? समझाएगा? तो पहले जिस गुड्स के लिए तू 13,200 पे कर रहा था, अभी कितना पे कर रहा है? 12,000। अभी इसको देखने का और एक तरीका है। मान ले पहले 13,200 में मिल रहा था, तो अभी यही जो डीलर है वो क्या कर देगा? उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा देगा। समझा? तो सामान अभी भी 13,200 में ही मिलेगा, लेकिन जो बंदा बेच रहा है उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर तेरा बिजनेस है तो अभी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोच, तेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। तेरे को पहले जो 20% का प्रॉफिट मिल रहा था, अभी तेरे को 30% का प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा 10% का राइज नहीं होता है, बट मान ले 5-6% का भी अगर राइज होता है तो तेरे लिए तो अच्छा ही है ना। तो ओवरऑल बेनिफिट सबको मिलता है, और बिजनेसेस को मेन बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनको इजीली क्रेडिट मिल जाता है। अब मान ले मैं मैगी का पैकेट खरीदना चाहता हूँ, पहले भी 10 रुपीज़ में मिलने का, अभी भी 10 रुपीज़ में मिलता है। 14 हो गया, ठीक है। चिप्स का पैकेट पकड़ लो, लेस का पैकेट पहले भी 10 रुपये में मिलने का, अभी भी 10 रुपये में मिलता है। अभी ये जो गुड्स है ना, ये परफेक्ट मार्केट के अंदर आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इनका प्राइस अपन नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एज अ डीलर जो चिप्स बेचता है, तेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा ना। ये सब परफेक्ट गुड्स है, इनका 10 रुपये का प्राइस ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, लेकिन डीलर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ रहा है ये चीज़? क्लियर है क्या? जो भी चीज़ें एमआरपी पे बिकती है ना, उस केस में डीलर्स का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तूने देखा होगा कि एमआरपी कम नहीं हुई है, लेकिन जो अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, उनका प्रॉफिट बढ़ गया। और प्रॉफिट बढ़ना तो जस्टिफाई कैसे कर सकता है? स्टॉक मार्केट का निफ्टी का चार्ट उठा ले और 2016 के बाद से निफ्टी का ग्रोथ देख। अभी देख लेते हैं, चलो निफ्टी का कितना ग्रोथ हुआ है। निफ्टी समझते हो सब लोग? क्या है निफ्टी? टॉप 50 कंपनीज ऑफ द कंट्री का परफॉर्मेंस इंडिकेट करने वाला एक इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं निफ्टी का कितना है। ये देख, ऑलमोस्ट ये वाला रेंज है। हम्म, 2016 मतलब ऑलमोस्ट इधर से लेके अब तक का तो निफ्टी का ग्रोथ है कितना है। कोई भी स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ता है? क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे कंपनी, इसलिए स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। तो दिस इज द इंडिकेटर दैट जीएसटी के आने के बाद से जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट्स बढ़ने लग गए, और जैसे ही उनके प्रॉफिट्स बढ़ने लग गए, अपने को चार्ट पे दिख रहा है कि पूरा का पूरा मार्केट भी ऊपर जा रहा है। और उसके पहले का देख ले एक बार, उसके पहले का ग्रोथ देख और अभी का ग्रोथ। इधर फ्लैट था
और उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गया। ये ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन है जीएसटी का आना। जीएसटी के आने की वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स में ही इंक्रीमेंट आने लग गया। मैं वही समझा ना, देख अभी यही जर्नल एंट्री देख ले, पहले प्रोडक्ट कितने में मिल रहा था? 13,200 में, और अभी भी मान ले कंपनी उसको 13,200 में ही बेच रहा है, तो पहले प्रॉफिट कितना था? 20% का। अभी देखो प्रॉफिट कितना है, 32% का प्रॉफिट हो रहा है ना। जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी के रिजर्व्स बढ़ेंगे, रिजर्व्स बढ़ेंगे तो स्टॉक लेवल बढ़ जाएगा ना, स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन था इंडियन स्टॉक मार्केट्स के बढ़ने का, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या क्या? हाँ, क्योंकि अपन कुछ फर्स्ट कंट्री थोड़ी ना है। अपन ने देखा कि फ्रांस में जीएसटी के आने की वजह से इतना ग्रोथ हुआ, यूएसए में आने की वजह से इतना ग्रोथ हुआ, इसलिए अपने को ये 20 साल पहले से लाना था। 2000 ईयर में लाने का प्लान था गवर्नमेंट का। तो मान ले अगर तब आया होता जीएसटी 2005 में, तो अभी इंडिया और भी आगे होता, और 10 साल आगे अपन बैठे होते। नहीं, यूएस क्या? हाँ, नहीं ना, केस स्टडी ना, ऐसा देख, पहली बात तो आउटसाइड इंडिया के केस स्टडीज इंडिया में अप्लाई नहीं होते। इट हैज़ टू बी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसलिए कोई केस स्टडीज थे ही नहीं ना। यस, बट ऐसा है कि बहुत ऐसे डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, लिटिगेशंस है, बट उसके सोल्यूशंस भी इजीली आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि केस बहुत लंबा चलेगा, वो तो आना ही है। कोई भी नया लॉ आया है तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स तो निकलनी है, बट बेसिक समझ ले, ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। एज सच कंज्यूमर्स के हिसाब से ऐसा देखो दिखेगा नहीं कि किसी प्रोडक्ट का दाम कम हुआ है, लेकिन वही बंदे का प्रॉफिट तो बढ़ गया, इतना समझ, समझा ये चीज? ओके ओके। फोर्थ प्रॉब्लम ये था कि सर्विसेज वर टैक्स्ड बाय द सेंटर। क्या था फोर्थ प्रॉब्लम? सर्विसेज का टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा था? सेंटर। और उसके लिए एक एक्ट था विच इज सर्विस टैक्स। पूरा का पूरा पैसा कौन लेके जा रहा था? सेंटर। बट ये भी गलत ही है ना, इसमें भी सेम ही लॉजिक लगाओ जो गुड्स पे लगा रहे हो। इंट्रा स्टेट सर्विस है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंटर स्टेट सर्विस है तो आईजीएसटी। बट पहला ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा सर्विस कौन लेके जा रहा था? सेंटर। दिस इज योर फोर्थ प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूपिड टैक्सेस थे पूरे स्टेट के अंदर, ऑक्ट्रॉय टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स, टैक्सेस लेविड बाय पंचायत एक्सेट्रा। इन सब की ज़रूरत थी नहीं। ये एंटरटेनमेंट टैक्स, मैं सर्कस देखने जा रहा हूँ, पिक्चर देखने जा रहा हूँ, तो उसके ऊपर के टैक्स का पूरा पैसा जा रहा था स्टेट के जेब में। क्या ज़रूरत है ऐसा डिफरेंस करने की? एक टाइप की सर्विस है, सर्विस के ऊपर भी जीएसटी लगा दो। तो ये प्रॉब्लम था मल्टीपल टैक्सेस का, कि पूरे कंट्री में सैकड़ों टैक्सेस थे और हर एक टैक्स की जानकारी रखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये सारे टैक्सेस ना लोकल बॉडीज कलेक्ट कर रहे थे, तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा था। टैक्सेस कलेक्ट तो हो रहा था, लेकिन ये जा रहा था लोकल बॉडीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स के जेब में, इससे जनता का भला नहीं हो रहा। इसलिए इम्पोर्टेंट ये था कि पूरा का पूरा पैसा एक ही अकाउंट में जाना चाहिए, मे इट बी सेंटर और मे इट बी स्टेट, और उधर से वो ढंग से सब जगह पे बंटना चाहिए। क्लियर है इतना? ओके। तो ये मेन 5 प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी इंडियन इकोनॉमी। पहला प्रॉब्लम था स्टेट अपने लॉज बना रही थी, सेंटर अपने लॉज बना रही थी। सेकेंड प्रॉब्लम था मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लग रहा था सेंट्रल एक्साइज और डीलर्स के ऊपर लग रहा था वैट। फिर थर्ड प्रॉब्लम था इंटर स्टेट सेल्स का पूरा पैसा वो स्टेट लेके जा रही थी जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है। फोर्थ प्रॉब्लम ये था कि सर्विस टैक्स पूरा का पूरा लेके जा रहा था सेंटर। और लास्ट प्रॉब्लम ये था कि काफ़ी सारे टैक्सेस भरे हुए थे, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और इतने सारे टैक्सेस की वजह से करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पूरे इकोनॉमी के अंदर। समझा ये चीज़? इन 5 मेन प्रॉब्लम्स की वजह से जीएसटी का आना ज़रूरी हो गया। क्लियर है ये चीज़? ये पांचों के पांचों पॉइंट्स एक बार खुद से पढ़ो, और कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को पूछो।
समझ रहे आदेश्वर? कॉन्करेंट लिस्ट का क्या? एक मिनट रुक जाओ। कॉन्करेंट लिस्ट पे ना ट्रांसपोर्टेशन आता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब रेलवे एंड रोडवे और रोड्स बनाना। स्टेट की जिम्मेदारी ये है कि सिटीज़ के रोड्स बनाए और जो नेशनल हाईवेज है ना वो सेंटर बनाता है। दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। फिर रेलवेज को सेंट्रल लेवल से हैंडल होता है, लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ना वो स्टेट हैंडल करता है। मतलब हाँ, मतलब जो इधर बसेस चलती है ना अपनी, जो वो लाल बस चलती है MSRTC, वो स्टेट हैंडल करता है। लेकिन रेलवेज को कोई भी स्टेट हैंडल नहीं करता है, रेलवेज हमेशा सेंटर से हैंडल होता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना हेल्थ भी शायद से कॉन्करेंट लिस्ट में ही है, एक बार चेक करना पड़ेगा। हेल्थ का भी शायद से कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है। क्लियर है? पीछे पांचों प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट हो तो इमीडिएटली पूछो। और इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लो। एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स थे, पहले समझ के रखो उसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे का पूरा लॉ समझने के लिए कि ये चीज़ क्यों ऐड की गई है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम तुमको खाली समझ में आना चाहिए। यस क्या क्या? हाँ हेल्थ ना, हाँ ये हेल्थ कॉन्करेंट में, उसने भी चेक किया, हेल्थ इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है क्या प्रणव? सोने आते क्या तुम लोग? ये तेरे बाजू वाले तो। ओके, सो लेट अस लुक एट द की चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने कौन से नंबर का बिल इंट्रोड्यूस किया था? 122 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और वो बन गया एक्ट। और कौन से नंबर का एक्ट बना? 101। ओके, तो इसमें चेंजेस कुछ ऐसे हुए। concurrent powers on parliament and state to make laws governing taxes on goods and services। अभी सेंटर को स्टेट को साथ में आना पड़ेगा और साथ में मिलके एक जगह पे बैठ के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर तुमको एक्ट बनाना पड़ेगा। समझा? पहले कनेक्शन नहीं था, सेंटर अपना बना रहा था, स्टेट अपना बना रहा था। इन सबको उठा के डाल दिया कॉन्करेंट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया मतलब दोनों को एक दूसरे के सहमति से काम करना पड़ेगा, एक दूसरे से बातचीत करके काम करना पड़ेगा। सेकंड, लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे हमेशा क्या लगेगा? IGST। इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस डाले गए। प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में, इसका डिस्कशन तब होगा। छोटा सा क्रक्स देता हूं मैं। मान लो सर्विस की बात करते हैं, ठीक है? मैं बैठा हूं महाराष्ट्र में और मैंने एक गुजरात के कंपनी का ऑडिट किया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम सिटिंग इन महाराष्ट्र और मैंने गुजरात के कंपनी का ऑडिट किया। दो मोड से ऑडिट किया। पहला ऑडिट किया मैंने गुजरात जाके, दूसरा ऑडिट किया मैंने नासिक में बैठ के ऑनलाइन मोड से। तो इस केस में इंटर स्टेट सप्लाई होगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा? ठीक है, अभी तुमको बोलने की जरूरत नहीं, तुमको पता ही नहीं इसको अपन डील कैसे करते। पहले केस में फिजिकली उधर गया था तो शायद से इंटर स्टेट होगा, दूसरे केस में इधर से बैठ के किया तो शायद से इंट्रा स्टेट होगा, लेकिन कंपनी तो उधर की है ना, तो इंटर स्टेट भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई का एक चैप्टर है जो कि अपन पढ़ेंगे और तब तुम्हारा ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। समझा है? ओके। जीएसटी सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये किधर लिख दिया पता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया। उससे कोई भी इसके बीच में नहीं आएगा, सेंटर भी इसके आड़े नहीं आएगा और ना ही स्टेट गवर्नमेंट इसके आड़े आएंगे। डायरेक्टली इसमें ही लिख दिया कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा।
क्लियर है? अगर ये चेंज करना है तो फिर तुमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होने वाली। और इसके अलावा बोल दिया कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जीएसटी लगेगा, लेकिन वो कब लगेगा वो सेंटर नोटिफाई करेगा। ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स जीएसटी शैल नॉट बी लेविड टिल द डेट नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। इन सारे प्रोडक्ट्स पे करंटली क्या लग रहा है? पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, कौन सा टैक्स लग रहा है? सेंट्रल एक्साइज फॉर इंटर स्टेट, एंड इंट्रा स्टेट के लिए वैट एंड सीएसटी। लेकिन इन सब के ऊपर जीएसटी लगने वाला है, डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं। नियर फ्यूचर में मुझे लगता है वंस बीजेपी गवर्नमेंट इज री इलेक्टेड दे कैन प्लान टू ब्रिंग दीज आइटम्स इनटू द एम्बिट ऑफ जीएसटी। समझा ये चीज? ओके, अगर ये जीएसटी में आता है तो मान लो इन सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो जाएगा, 10-15 रुपीज़ से तो भी कम होना ही होना है। अगर मेरे को लगता है बीजेपी गवर्नमेंट अगर रीइलेक्ट होती है अभी, मतलब चांसेस वही है कि होने ही वाली है, उसके बाद शायद से वो लोग 1-2 साल में ये वाला नोटिफिकेशन भी ला देंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स पे अभी जीएसटी लगाओ, सेंट्रल एक्साइज हटा दो, सीएसटी वैट हटा दो। समझा ये चीज़? तो अल्कोहल पे अभी नहीं लगता है और ना ही कभी लगने वाला है, लेकिन इन सारे आइटम्स पे लगेगा, बट कब लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट नोटिफाई करेगा। ठीक है, ये 5 आइटम्स को लर्न करना है अभी। हाँ, किसको? हाँ, वैसा नहीं होता है, वही तो बोल रहा हूँ। मैं कोई भी समझो टैक्स कम कर दिया तो उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है? ज़्यादा वोट्स मिलेंगे ना। गवर्नमेंट के पास अगर ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है तो फिर वो लोग टैक्स कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट थोड़ी ना प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है। गवर्नमेंट का इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए इंटेंशन? सर्विस प्रोवाइड करना अपने सिटीजन्स को। तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, बट ज़रूरत है क्या ज़्यादा रेवेन्यू की, वो भी चेक करो ना। समझे? प्रॉफिट मोटिव से अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रहा है देन दैट इज करप्शन। ओके, कौन से 5 आइटम्स है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। हाँ, डीजल का एक केमिकल नाम है हाई स्पीड डीजल, मतलब यूजुअली सारे एक्ट्स में उसको हाई स्पीड डीजल लिखा जाता है। अपन जो नॉर्मल डीजल यूज करते हैं वही हो। और नीचे पेट्रोल को भी पेट्रोल नहीं लिखते, उसको मोटर स्पिरिट लिखते हैं। ठीक है, बस वो एक्ट्स में वैसा लिखते हैं, कॉमन नेम यूज नहीं करते वो लोग। समझ गया? और नीचे और एक चीज लिखी गई है, यूनियन गवर्नमेंट शैल रिटेन द पावर टू लेवी ड्यूटीज ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको पे क्या लगता है अभी भी? कौन सा टैक्स लगता है टोबैको पे? सेंट्रल एक्साइज एंड दोनों लगता है। तो ये भी किधर लिख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख। समझा ये चीज? अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन पे जीएसटी लगेगा, लेकिन डेट अभी तक नहीं मालूम। और टोबैको पे जीएसटी के साथ साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता रहेगा। ये सब चीज़ें लिख दी इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़े इन ऑर्डर टू ब्रिंग जीएसटी इनटू वर्क्स। ओके, उसके साथ साथ एक नया आर्टिकल आ गया 246A, पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। स्टेट टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी imposed by the state, and parliament will make laws with respect to interstate supplies। मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई पे स्टेट का जीएसटी लगेगा और इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लग जाएगा। वो किधर लिख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू आर्टिकल 246A। क्लियर है क्या? ओके, आगे और एक आर्टिकल ऐड किया गया 269A। GST on interstate supply shall be levied and collected by the government of India। ये ऑलरेडी मालूम है अपने को। इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी।
IGST कलेक्ट कौन करता है? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड शैल बी अपॉर्शन्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड. और कौन से मैनर में करते हैं लोग? मंथ के एंड पे 50% सेंटर लेके जाएगा, बचा हुआ 50% सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर में बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर. समझा ये चीज? ओके, इधर छोटा सा एग्जांपल लिख देते हैं. मिस्टर एक्स ऑफ महाराष्ट्र sold goods to Mr. Y of Gujarat. Mr. X of Maharashtra sold goods to Mr. Y of Gujarat. This is an interstate transaction. क्या हो गया? This is an interstate transaction. IGST will be charged. IGST will be charged. IGST will be collected. IGST will be collected by central government. IGST will be collected by central government and distributed to all the states. To all the states and UTs. क्लियर? ओके. तुमको याद है मैंने बोला था अगर मैं फरारी कार इंपोर्ट करता हूं तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम्स लगता है और उसके साथ जीएसटी भी लगता है, मैंने बोला था. तो जीएसटी में सीजीएसटी लगाऊं, एसजीएसटी लगाऊं कि आईजीएसटी लगाऊं? तो यही चीज को क्लैरिफाई करने के लिए बोल दिया गया कि इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. तो मतलब कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी. समझा? इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे हमेशा आईजीएसटी लगेगा अलोंग विथ कस्टम्स. कस्टम्स के साथ साथ आईजीएसटी लग जाएगा. क्लियर ये चीज? ओके. एंड ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 279A. इसका नाम है जीएसटी काउंसिल. पढ़ ले इसको. अपन ने ऊपर पढ़ा कि अगर जीएसटी का कुछ लॉ बनाना है तो सेंटर और स्टेट को साथ में आके बनाना पड़ेगा. तो वो लोग साथ में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल एक मीटिंग होती है जिसमें चेयरपर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. चेयरपर्सन कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. कौन है फिलहाल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण. तो जीएसटी काउंसिल का करंट चेयरपर्सन है निर्मला सीतारमण. ओके. और इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स, टैक्सेशन मिनिस्टर्स या फिर कोई और मिनिस्टर्स हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी नॉमिनेट करके भेजेगा. मेन सेंटर में बैठे रहेंगी निर्मला सीतारमण और सारे स्टेट्स अपने अपने मिनिस्टर्स को भेजेंगे इन द जीएसटी काउंसिल. दे कैन बी फाइनेंस मिनिस्टर्स, दे कैन बी टैक्सेशन मिनिस्टर्स और दे कैन बी एनी अदर नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स. क्लियर ये चीज? तो चेयरमैन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. और इसके बाकी मेंबर्स कौन होते हैं? फाइनेंस के, टैक्सेशन के या फिर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन. ओके. ये आर्टिकल लागू कब हुआ? 12 सितंबर 2000
2016। ईयर इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ? 2016, मतलब जीएसटी के आने के 1 साल पहले। और नेसेसरी है ना, अगर जीएसटी का लॉ बनाना है तो जीएसटी काउंसिल का उसके पहले मिलना तो ज़रूरी था। और काउंसिल कब बना? 15 सितंबर 2016। आर्टिकल चालू हुआ 12 सितंबर को और जीएसटी काउंसिल बन गया 15 सितंबर को। ओके, अब इनका काम क्या होता है वो एक बार देख लेते। इनका काम कुछ ऐसा है, डिटरमाइन द टैक्सेस दैट शैल बी सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। वो अपन ने सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस पढ़े ना, विच आर सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, वो किसने डिसाइड किया? जीएसटी काउंसिल। ये लोग बोलेंगे कि कौन से चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, फॉर एग्जाम्पल स्कूल एजुकेशन, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये नेसेसरी आइटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। समझा? ओके, ये लोग जीएसटी का लॉ बनाएंगे और पूरे पब्लिक को बोलेंगे कि जीएसटी का लॉ कैसे अपनाना है, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो दे विल टेक केयर ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ ये लोग थ्रेशोल्ड लिमिट भी डिसाइड करेंगे कि छोटे मोटे बिजनेसेस को रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट कितनी है। इसको क्या बोल दिया मैंने? थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या लिमिट होती है छोटे मोटे बिजनेस के लिए? 20 लाख। वो किसने डिसाइड किया? जीएसटी काउंसिल। ये लोग टैक्स के रेट्स भी डिटरमाइन करेंगे। जो 12%, 18%, 28% का रेट होता है ना, वो कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। समझा? ओके, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये सारे ना थोड़े नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 सिस्टर्स है, और उसके साथ साथ और भी कुछ स्टेट्स ऐड हुए, बट सारे मेनली नॉर्थ में सिचुएटेड स्टेट्स है। इन स्टेट्स को कुछ अलग प्रोविजन लगने चाहिए क्या? इधर के लोगों को कुछ बेनिफिट देना चाहिए क्या? इधर के लोगों के कंप्लायंस को थोड़ा कम करना चाहिए क्या? ये सब भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। कैसा होता है जीएसटी के अंदर ना, मंथली रिटर्न भरना होता है। कब भरना होता है रिटर्न? मतलब टैक्स का पेमेंट होना चाहिए मंथली। लेकिन अभी देश सोचता है कि इधर जो लोग रहते हैं ना, ये ऑलरेडी थोड़े से बैकवर्ड पोजीशन में रहते हैं, इसलिए इनके ऊपर इतना ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो अगर कुछ इन सब लोगों को अगर कुछ छूट देनी है तो क्या छूट देनी है वो कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। तो इन सब स्टेट्स को बोल दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। क्या बोल दिया इनको? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो पूरा का पूरा जीएसटी एक्ट इन सब पे अप्लाई होता है, लेकिन इनको कुछ कंसेशंस भी मिल जाते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कंसेशन दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कंसेशंस, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के रेट के कंसेशंस, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंड प्रोसीजरल कंसेशंस। ये सारे कंसेशंस इन स्टेट्स को दिए जाते हैं। क्या कंसेशंस दिए हैं वो अपने को सिलेबस में नहीं है, खाली इतना समझ लो कि दीज आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। क्लियर है इतना? और लास्ट बोल दिया कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब पे जीएसटी कब लगेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। समझा ये चीज? क्लियर है? फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो पहला फंक्शन है डिटरमाइन द टैक्सेस दैट शैल बी सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। फिर टैक्स रेट भी ये लोग डिटरमाइन करते हैं, 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट भी ये लोग डिटरमाइन करते हैं, जीएसटी का लॉ कैसे लगना चाहिए वो भी ये लोग डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा कौन से गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए वो भी ये लोग ही डिसाइड करते हैं। और पेट्रोल पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पिरिट पे, नेचुरल गैस पे और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जीएसटी कब से लगेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। क्लियर है? ओके। अभी कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए वोट करना पड़ता है ना मेंबर्स को। तो वोटिंग का सिस्टम कैसा है? पहली बात तो कोरम मतलब कितने लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल की जो भी मीटिंग होती है उसमें 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। कितना कोरम बोल दिया? 1/2।
मतलब अगर 50 मेंबर्स है तो 25 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। अगर वोट करना है तो वोट के लिए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। मतलब अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो कितना मेजॉरिटी वोट आना चाहिए? 3/4। मतलब 75% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, 25% लोग ना बोलेंगे तो भी चलेगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स। क्या बोल दिया? वेटेड वोट्स। और नीचे वेट्स भी दे दिए। सेंटर को 1/3 का वेट दिया, स्टेट को 2/3 का वेट दिया। ये कैसे कैलकुलेट होता है तुमको दिखाता हूं, ठीक है? फेवर अगेंस्ट। मान लो कोई रेजोल्यूशन पुटअप किया गया और रेजोल्यूशन में सेंटर के 4 लोगों ने बोल दिया यस और 3 लोगों ने बोल दिया नो, और स्टेट के 25 लोगों ने बोल दिया यस और 10 लोगों ने बोल दिया नो। तो सेंटर के जो वोट्स है उनको अपन कितना वेट देंगे? 1/3 का। और जो स्टेट के वोट्स है इनको अपन कितना वेट देंगे? 2/3 का। क्लियर है? जरा एक बार कैलकुलेट करो इसको। हो जाएगा 1। इसको एक काम करो, थोड़ा सिंपल कर लो। 6 मान लो इसको, 6 लोगों ने फेवरेबल किया तो ये हो जाएगा 2। फिर इधर भी इसको 24 कर दो, कितना हो जाएगा? 16 और इसको 9 कर दो, कितना हो गया ये? 6। तो इन फेवर कितना? 16 + 2 18 और अगेंस्ट टोटल 25। तो 25 का 3/4, 25 का 3/4 18 पॉइंट। तो ये रेजोल्यूशन पास होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इन फेवर कितना है? 18, बट कितने आने चाहिए? 18.7। समझा? तो अगर 19 वोट्स होते तो ये वाला रेजोल्यूशन पास हो गया रहता, लेकिन 18 वोट्स है इसलिए ये वाला रेजोल्यूशन फेल हो गया। तो सेंटर के वोट्स को कितना वेट देना है? 1/3 और स्टेट के वोट्स को 2/3। ठीक है, अपने को सिलेबस में कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली याद रखना सेंटर को 1/3 का वेट दो, स्टेट को 2/3 का वेट, और टोटल इन फेवर कितने वोट्स आने चाहिए? 3/4 ऑफ द टोटल वेटेड वोट्स। टोटल वेटेड वोट्स का 3/4 शैल बी इन फेवर अगेंस्ट। ठीक है, समझ गया ये चीज? इजी है क्या? पढ़ो एक बार जीएसटी काउंसिल, कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली पूछो। समझाया पीछे? दीपक, आर्यन, बढ़िया क्या? ओके, छोटा सा कंसेप्ट बचा है अभी, विच इज जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल मतलब ये जीएसटी का वेबसाइट है। जीएसटी का कुछ भी काम करना है यू हैव टू लॉग इन टू दिस वेबसाइट। इसका एड्रेस है gst.government.in। कल अपन ने वो टैक्स पेयर का सर्च किया था, वो भी अपन ने इसी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके चेक किया था।
तुमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, यू हैव टू लॉग इन टू दिस वेबसाइट। तुमको आईटीसी क्लेम करना है, ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। टैक्स पे करना है, ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जो भी चीज़ करनी है सब कुछ यही वेबसाइट के थ्रू होगा। क्या है वेबसाइट का नाम? जीएसटी कॉमन पोर्टल, और उसका एड्रेस है gst.gov.in। इसको मैनेज किया जाता है बाय गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। इट इज़ अ सेक्शन 8 कंपनी। It is formed by the government to establish a uniform interface between the taxpayer and the government. गवर्नमेंट से कुछ भी कम्युनिकेट करना है, कुछ भी चीज़ जाननी है, कुछ भी पेमेंट करना है, you can do this using the GST common portal. It provides a common linkage between the tax department, taxpayer, banker and other stakeholders. और इसके काम क्या क्या है? Facilitating registrations, filing returns, payment of tax and matching it with the banking system, and analysis of taxpayer profile. Payment of tax and matching it with the banking system, इसका मतलब क्या है? मतलब मान लो मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैंने 1 लाख का टैक्स पे किया। अभी ये चेक तो करना पड़ेगा ना बैंक के साथ कि एक्चुअल में पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो कॉमन पोर्टल है ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट से लिंक्ड रहेगा और उसको मालूम पड़ जाएगा कि टैक्स का पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ। और लास्ट, एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल। गवर्नमेंट को अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा बंदा घपलेबाज है और कौन सा बंदा सही से काम कर रहा है। तुमने एक भी रिटर्न फाइल नहीं किया, गवर्नमेंट को अपने आप समझ जाएगा कि भाई ये बंदे ने इस महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया, चेक करो कि क्या गड़बड़ है। समझा ये चीज़? नाम याद रखना बस पोर्टल का, जीएसटी कॉमन पोर्टल। सिंपल। और लास्ट एक छोटा सा और कंसेप्ट है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स मतलब ये ऐसे आईटी कंपनीज है जो जीएसटी को तुम्हारे ईआरपी में इंटीग्रेट करके देते हैं। ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। टैली का नाम सुना है क्या? ओके। तो मेरे को बताओ, टैली 2017 के पहले भी था और 2017 के बाद भी, लेकिन इसमें कुछ चेंज करना पड़ा होगा क्या? 2017 के पहले जीएसटी नहीं था, 2017 के बाद जीएसटी आ गया। तो जो भी जर्नल एंट्रीज में पास करता हूँ उसमें अपने आप जीएसटी का इफेक्ट आना चाहिए क्या? आ जाना चाहिए ना। जब भी मैं सेल्स करूँगा जीएसटी लायबिलिटी बुक हो जानी चाहिए, और जब भी परचेस करूँगा आईटीसी का एंट्री भी पास हो जाना चाहिए। तो इसके लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट टू इंटीग्रेट जीएसटी इन टैली, और ये किसने करके दिया? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। कौन से कंपनी से वो रेलेवेंट नहीं है, खाली ये अपने को हेल्प करते हैं टू डेवलप कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर विच कैन लिंक द ईआरपी टू द जीएसटी पोर्टल। टैली में अभी तो ये भी फीचर है कि बस क्लिक करो, इमीडिएटली पूरा का पूरा रिटर्न फाइल होके तुम्हारे जीएसटी पोर्टल पे चला जाएगा। टैक्स का पेमेंट करना है वो भी डायरेक्टली टैली के थ्रू कर सकते हैं। तो ये क्यों हो सकता है? क्योंकि टैली इज नाउ लिंक टू जीएसटी कॉमन पोर्टल। समझा ये चीज़? और वो लिंक हो गया इसलिए अपना भी लाइफ थोड़ा क्या हो गया, ईजी हो गया। तो ये काम किसका है? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स का। समझा है सबको? ओके। इसके साथ तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कुछ भी किसको भी छोटा सा डाउट होगा अभी क्लियर कर लो अगले 5 मिनट में पूरे चैप्टर में से। एग्जाम पीओवी से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। क्लियर है सबको? पक्का? ओके, थैंक यू।